इस फनी एंड क्यूट से ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों का वेलकम बैक है। तो यहाँ पर हमें एक सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि अपने ही बॉस के साथ फ्लर्ट कर रही थी। और क्या मस्त वाला फ्लर्ट कर रही थी, उसका बॉस भी फुल ऑन से रिस्पॉन्ड कर रहा था। फीमेल सेक्रेटरी तो बॉस के बम के पीछे ही पड़ी हुई थी और बॉस भी उसे फुल ऑन एंजॉय कर रहा था। जैसे ही इनका रोमांस ख़त्म होता है तो हमें रियलिटी दिखाया जाता है कि असल में ये जो है ये बस एक कहानी का नरेशन है, यानी कि फीमेल सेक्रेटरी जो है वो इस कहानी की फीमेल लीड मोमो है, जो कि इस टाइप की स्टोरीज ऑनलाइन लिखा करती है। और उसने रेफरेंस में अपने रियल बॉस तियान यानी कि कहानी के हीरो को लिया हुआ है। उसके फ्रेंड को वो वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी और उसी के सामने ये नॉवल लिख रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है, बहन मैं तुझे पहले भी वार्न कर चुकी हूँ, अभी भी वार्न कर रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे बॉस को पता चला ना कि तुम असल में उसकी बॉडी और उसके नाम को लेकर के रेफरेंस लेकर के तुम ये स्टोरीज लिख रही हो, उसकी कंपनी में काम करने के अलावा वो तुम्हें जॉब से निकाल देने वाला है। केस करेगा सो अलग। मोमो कहती है, मैं तो खुद ही उसका जॉब छोड़ने वाली हूँ। मेरा ऑनलाइन नॉवल बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं सोच रही हूँ उसे ही आगे फुल टाइम कंटिन्यू करने के लिए। आज ही मैं तियान को अपना रिजिग्नेशन लेटर देने वाली हूँ। मोमो ने अपने फ्यूचर का प्लानिंग कर लिया था कि अब वो ये नॉवल वाली राइटिंग फुल टाइम करने वाली है। वैसे वो जिस कंपनी में काम करती थी वो लोग भी कुछ इसी तरीके के काम किया करते थे, लेकिन मोमो अपना पर्सनल कुछ करना चाहती थी। लेट नाइट वो यहाँ पर रिजिग्नेशन लेटर लिखती है और तियान को सेंड कर देती है, बट उसे पता नहीं था यहाँ उससे कौन सा कांड हो जाता है। यहीं से तो असली कहानी की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ हमें तियान को दिखाया जाता है वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। उसके एम्प्लॉयज़ का कहना था हम जो एआई टूल बना रहे हैं वो बिल्कुल इमोशनलेस है और ऐसे में कोई भी उन एआई टूल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। हमें यहाँ पर उसमें थोड़े इमोशंस डाल दें, और इमोशन डालने के लिए तियान के पास खुद इमोशन होना चाहिए। उसे शायद थोड़ा प्यार मोहब्बत का ज़रूरत है। तियान यही सारी बातें सोच रहा था तभी उसकी स्क्रीन पर मोमो का मेल आता है। रिजिग्नेशन लेटर टाइटल में तो था, लेकिन जब वो पढ़ता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। मोमो ने कांड ये किया था कि रिजिग्नेशन लेटर लिखने से पहले उसने अपनी नॉवल की स्टोरी का एक जो है चैप्टर लिखा था और वो तियान को भेज दिया था। अब सोचो यहाँ से क्या ब्लंडर होने वाला है। तियान का पढ़ के दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि कोई ऐसी स्टोरी कैसे लिख सकता है। मतलब क्या फ्लर्टबाज उसमें उसको दिखाया गया था। अब यहाँ पर उसे ये लगने लगता है ये तो हमारी ही कंपनी के एम्प्लॉय की तरफ से मेल आया हुआ है, क्या वो मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचती है, इसने मुझे ऐसा मेल क्यों भेजा। मोमो तो मस्त ये सोच रही थी कि ऑब्वियसली उसने रिजिग्नेशन लेटर ही भेजा है, और ध्यान को वो मेल पढ़ के उसका बिल्कुल चैन गायब हो गया था। वो अपने हॉट से सेक्रेटरी हुओ को बुलाता है और मोमो के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। मोमो के बारे में उसे पता चलता है कि वो 2 साल पहले कंपनी ज्वाइन की थी। एआई डिपार्टमेंट में वो इंटर्न के तौर पर ज्वाइन की थी और अभी कुछ टाइम पहले उसका जॉब परमानेंट हुआ है। वैसे इन 2 सालों में कई ऐसे कोइंसिडेंसेस उसके तियान के साथ हुए, जैसे सबसे पहला लिफ्ट में दोनों का टकराना, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस थे जो कि उसका सेक्रेटरी उसे बताता है, जैसे कॉफ़ी का उसके ऊपर टकरा करके गिरना। वैसे तो ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन तियान ये सोच रहा था जब उसका सेक्रेटरी बता रहा था तो कि ये सब कुछ वो जानबूझ करके कर रही थी, उसका टेंशन सीख करने के लिए, उसके करीब आने के लिए। और जब वो ये सब कुछ नहीं कर पाई तो एट द एंड उसने ये मेल भेजा था। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से इस फनी एंड इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली है। बस देखना ये है एंड में जब तियान को ये पता चलेगा कि वो रेजिग्नेशन मेल था, तब तक क्या उनका रिश्ता इतना स्ट्रांग हो चुका होगा या फिर वो दोनों अलग हो जाएंगे। हाँ, इतना फैक्ट ज़रूर था कि मोमो जब से तियान की कंपनी में काम की थी तब से ना वो उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। इसी वजह से तो उसे रेफरेंस ले करके उसने वो स्टोरी स्टार्ट की थी। अब तियान खुद को देखते हुए कहते हैं, अब वो इतना हैंडसम है, लड़कियां तो उसके पीछे पागल होंगी ही ना। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। मोमो की सुपरवाइज़र जो उसकी मैनेजर थी वो उसे डांट लगा रही होती है। वो हमेशा ही अपने ओहदे का, अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाया करती थी और मोमो से बहुत काम करवाया करती थी।
मोमो यहाँ पर चुपचाप अपना काम किया करती थी, लेकिन अब जब वो रिज़ाइन करने वाली थी तो वो घंटा किसी का नहीं सुनने वाली है। यहाँ पर वो उस मैनेजर को पलट के जवाब देती है इन 2 सालों में पहली बार कि वो उसके दिए गए कोई भी काम नहीं करने वाली है, क्योंकि उसके मैनेजर हमेशा या तो बकवास काम उसे दिया करती थी या फिर अपना काम उसे पकड़ा दिया करती थी। पहली बार तियान के नाम पर मोमो पर जाती है और वो जब भी उसे देखता ना तो उसे यही लगता कि ये लड़की उसका अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। मोमो को तो पता भी नहीं है कि अब उसका बॉस उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसने तो सोचा था कि उसने रेजिग्नेशन का मेल भेज दिया है, आज वो अप्रूव हो गया होगा और आज यहाँ उसे जितना कांड करना है कर लेती है और रेजिग्नेशन के बाद वो यहाँ से निकल लेगी। लेकिन तियान का जब वो मेल चेक करती है तो उसमें लिखा था कि मोमो को 1 मंथ प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा जॉब छोड़ने से पहले। इसके बाद ही वो मतलब कुछ आगे डिसीजन ले सकता है। अब मोमो तियान से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि व्हाट इज़ दिस 1 मंथ प्रोबेशन पीरियड। तियान कहता आई नो तुम बहुत ज़्यादा ही बेसब्र हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मुझे 30 डेज तो चाहिए ना तुम्हें जानने के लिए। मोमो से कहती है बॉस अब जानने की क्या ज़रूरत है, आप इतने अमीर हो, आपके वक्त का कितना कीमत है, अब मत जैसे एम्प्लॉय के पीछे क्यों ही पड़े हुए हो, अब बस मेरा जो मेल है उसको सच मान लीजिए। तियाना से कहता है चलो ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा 28 डेज़ का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। अब मोमो सोचती है 28 डेज झेलना पड़ेगा इसे, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने खुद से रिजाइन कर रहा है, इस वजह से उसे 28 डेज टाइम लगने वाले हैं। लेकिन अगर तियान ही उसे निकाल दे तो वो तो अगले दिन ही जॉब छोड़ सकती है। अब उसके लाइफ का नया मिशन ये था कि आज से वो ऐसी हरकतें करना स्टार्ट करे ना कि तियान खुद ही उसे जॉब से निकाल दें। और तियान तो ये बातें ये सोच करके कह रहा था कि 28 दिन वो मोमो पर नज़र रखेगा, उसे जांचेगा, उसे समझेगा, तभी उसे गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में प्लान करेगा। और मोमो सोच रही थी कि यार ये जॉब से निकालने के लिए मुझे 28 दिन और इस कंपनी में झेलना पड़ेगा, लेकिन बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर जाकर के अपने जॉब पर काम कर रही होती है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रही थी कि कंपनी में ले ऑफ चल रहा है। मोमो इस ले ऑफ का फ़ायदा उठाना चाहती थी। पहले तो वो तियान के लैपी से उन ईमेल को डिलीट करने का प्लान करती है। इधर तियान अपने आप को शीशे में निहार रहा था। मोमो के मेल के बाद वो कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस हो गया था। तभी मोमो यहाँ पर आती है। वो तो बस उसके कार से उसका लैपी लेकर के वो मेल डिलीट करना चाहती थी, लेकिन तियान को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे उसके साथ दोबारा फ्लर्ट करने के लिए आई है। मोमो कहती है सुनिए ना, बहुत से काम करते हैं, आप भूल जाइए कि मैंने वो मेल आपको भेजा भी था, हम ना फिर से शुरू करते हैं। तियान कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे में कोई इमोशंस नहीं है, आज कुछ और कहती हो कल कुछ और कहती हो, ऐसा नहीं होने वाला है। खैर चलो अब यहाँ आ ही गई हो तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मोमो का घर वैसे भी थोड़ा दूर था, उसके टैक्सी के पैसे बच रहे थे, तो भला इतना फ्री फोकट का टैक्सी कोई क्यों ही मना करेगा, वो भी इतनी महंगी कार में जाने का मौका जो मिल रहा था। मोमो तुरंत ही अग्री कर जाती है। एंड उधर तियान को ये लग रहा था कि देखो तो ये लड़की छोटी छोटी चीज़ों में ये खुश हो जा रही है, मतलब मैंने उसे थोड़ी सी लिफ्ट क्या दे दी, ये इतना खुश हो गई। दोनों अपनी ही डेलुरु वर्ल्ड में खुश रह रहे थे। मोमो यहाँ पे तियान की तरफ से ऑफर किए हुए पानी को लेकर के मस्त पी रही होती है और उससे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा जूठा पानी पीना चाह रही है इनडायरेक्ट किसके लिए। मतलब तियान का तो अलग ही दुनिया चल रहा था, वो तो मोमो से भी ज़्यादा अजीब ही इमेजिनेशन में था। मोमो यहाँ समझ नहीं पाती है ये बॉस का इतना वियर्ड क्यों लग रहा है बिहेवियर भाई। यहाँ पर वो उसे कहता है कि अगले मंडे एक नया एआई का डाटा मॉडल स्टार्ट होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर काम करो। वो लोग बात करते करते जा ही रहे थे कि अचानक से तियान का कार का छोटा सा एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब मोमो उसे झाड़ देती है कि बॉस आपको ध्यान से चलाना चाहिए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो वो तो अपना जान के पीछे पड़ी हुई थी। और यहाँ पर तियान को ये लग रहा होता ओ ये मुझसे इतना प्यार करती है कि इसे मेरी सेफ्टी की कितनी फिक्र है। फिर वो मोमो को कहने पर एक रोड साइड स्टॉल पर कार रोकता है, जहाँ पर कि मोमो रोड साइड पहन के खरीद रही थी। अब उसे नहीं लगा था कि तियान खाने वाला है, लेकिन
वो उससे लेकर के उन चीज़ों को टेस्ट करता है और कहता है कि ये रोड साइड स्टॉल के फूड इतने भी बुरे नहीं हैं। वैसे तो मैं बाहर का बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ। मम्मा कहती हाँ, लेकिन लाइफ में कभी कभी हमें कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हम हमारे जोन से भी बाहर कहीं और भी खुश रह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मम्मा को तो लगा था कि मतलब ये सारी बातें वो बोल रही है जिससे तियान को लगेगा कि इसे जॉब से निकाल ही देना चाहिए, लेकिन तियान अलग ही दुनिया में था। कहती कुछ और थी मोमो, और वो समझता कुछ और था। अगले दिन कंपनी में लोग आपस में बात कर रहे थे और लोगों ने तियान के कार में किसी लड़की को बैठे हुए देखा था। उन्हें लगने लगता है कि कहीं उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। यहाँ पर जो मोमो की मैनेजर थी वो उसे वापस से कुछ बकवास साथ जॉब दे देती है। मोमो की मजबूरी हो रही थी यहाँ पर वो जॉब करने की, क्योंकि अभी उसे 28 दिन कंपनी में झेलना जो था इसे। यहाँ पर वो उस काम को करने के लिए जा ही रही थी, तभी वो यानी तियान का सेक्रेटरी आकर के कहता है मोमो को लीड बना दिया गया है इस डिपार्टमेंट का। अब ये सुन करके सारे लोग चौंक जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट पर वो मैनेजर काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट का लीड यहाँ मोमो को बना दिया गया था। अब यहाँ पर वो मैनेजर को ही वो काम करने के लिए कहती है और कहती है ऑफिस खाली कर देना मैडम, अब तुम्हारा ऑफिस मेरा हो गया है। यू नो ना कि मैं आप प्रोजेक्ट लीड हूँ तो तुम उस ऑफिस में काम नहीं कर सकती हो। वो मैनेजर का मुंह बना हुआ था, लेकिन वो मोमो को कुछ कह नहीं सकती थी, बॉस का ऑर्डर था ना। यहाँ पर मोमो अपनी फ्रेंड को कॉल करके खुश हो रही थी कि मेरा बॉस पागल हो गया है, वो ना मेरा आज प्रमोशन कर दिया। यहाँ मैं जॉब छोड़ने का प्लान कर रही हूँ और वो मुझे प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रहा है। आफ्टर दैट वो लोग मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि मोमो दिमाग लगाती है कि जो वो फिल्दी चीज़ें अपनी ऑनलाइन स्टोरी में लिख रही है, अगर वो ही यहाँ पर कंपनी में लेकर के आएगी और उसी तरीके की चीज़ें और लोगों को लिखने के लिए कहेगी, तो ऑब्वियसली तियान गुस्सा होकर के उनके प्रोजेक्ट पर काम करने से उसे मना कर देगा और उसे निकाल देगा। लेकिन यहाँ होता बिल्कुल उल्टा है। सारे लोगों को मोमो की वो राइटिंग स्किल्स और वो आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं और वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। मोमो सोचती है उसी की किस्मत ख़राब है क्या, एक जॉब छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है उसके लिए। वो रात में घर जाती है, उसकी फ्रेंड से कहती है बहन तुझे अपने नॉवेल को अपडेट करना होगा, सारे लोग नेक्स्ट चैप्टर का अपडेट मांग रहे हैं। मम्मा यहाँ पर बैठ करके तियान के बारे में इमेजिन करके वापस से एक और नया चैप्टर लिख देती है। और इधर तियान भाई साहब को मोमो के बिना अब नींद ही नहीं आ रही थी। वो बैठ करके ऑफिस में यही सारी चीज़ सोच रहा था जो कुछ मोमो के साथ इन बीते दिनों हुआ, और उसका फ्लोटिंग स्किल तो कुछ ज़्यादा ही था। वो ना मोमो और उसकी पूरी टीम के पैसे बढ़ाने का डिसाइड करता है, मोमो के काम से खुश होकर के। जैसे ही उसका सेक्रेटरी हुआ करके सबको बताता है कि मोमो की वजह से सारे डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ गई है, सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो मैनेजर और ज़्यादा जलने लगती है कि ये मोमो कर क्या रही है जिस वजह से सबका इतना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मोमो यहाँ पर तियान को मैसेज कर देती है कि नहीं बॉस, हम इस तरीके से आपके पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब तियान सोच रहा है अभी मेरी गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं है और अभी से ही मेरे पैसे बचाने के बारे में सोच रही है, जबकि मोमो सोच रही थी कि जब तक वो कुछ अच्छा कर नहीं लेती ऐसे पैसे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। फिर यहाँ पर वापस से तियान भाई साहब प्यार मोहब्बत को इससे कनेक्ट कर रहे थे और यहाँ मोमो का सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रहा था। वो अपनी फ्रेंड से इसी बारे में बात करती है। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि तियान आता है और वहाँ पर कुछ और दूसरे कंपनी के भी एम्प्लॉइज आए हुए थे। मोमो यहाँ पर कहती है डोंट वरी, सब सही होगा। वैसे तो वो सब कुछ यहाँ बिगाड़ने के लिए आई थी, इसी वजह से वो तियान को कंसोल कर रही थी कि सब सही होगा। अब तियान सोचता है ओह ये कितना केयरिंग है, मेरे बारे में कितना सोच रही। जो मैनेजर गर्ल थी वो मोमो के बारे में तियान को कंप्लेन करते हुए कहती है कि जब से ये हेड बनी है तब से हमारा प्रॉफिट डाउन ही होते जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब यहाँ पर ग्राफ देखा जाता है और मोमो ने जब से स्टोरी लाइन चेंज कराई थी एआई की, तब से वो डबल ट्रिपल स्पीड से ऊपर जा रहा था तियान का प्रॉफिट। ये देख करके सारे ही चौंक जाते हैं कि ऐसा अब तक इतने सालों में पहली बार हुआ है। अगले दिन इनकी कंपनी के बाहर इन्वेस्टर्स का लाइन लगा हुआ था। मोमो अपनी फ्रेंड से मिलती है तो कहती है सही में मुझे लगता है कि मेरी ही किस्मत ख़राब है, मैं इतना ही कंपनी छोड़ने का प्लान कर रही हूँ और यहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है।
तियान मोमो को फ़ोन करता है। वो इतने सदमे में थी कि वो फ़ोन कट कर देती है सोच करके कि बाद में फ़ोन उठा लेंगे। इधर तियान को कंपनी का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनमें से सबसे ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर को चूज़ करने वाले हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तियान मोमो को अपने ऑफिस में बुलाता है। मोमो यहाँ पर आती है। वो बहाना दे देती है कि असल में वो कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, इसी वजह से वो तियान का कॉल नहीं उठा पाई। तियान उस पर गुस्सा नहीं करता और मोमो को कहता है ठीक है, आज एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आने वाला और हमें उसे इम्प्रेस करना होगा। वो लोग मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर कि तियान मोमो से कहता है तियान मोमो से कहता है कि देखो ये हमारी कंपनी का सबसे बड़े इन्वेस्टर होने वाले हैं, तुम इन्हें अपने आइडियाज़ बताओ एआई से रिलेटेड जो तुमने प्लान किया है, और खुल के बोलो, तुम्हें जो भी बोलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमो यहाँ पर बताती है कि हमें बस एआई को एक रोबोट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, असल में एआई हमारा एक एक्चुअल फ्रेंड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन वो दोस्ती हमें असल में यहाँ पर एक रियल फ्रेंड में बदलना होगा। उन्हें वो इमोशंस देने होंगे जो कि हमारे लिए करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर एआई असल में हमारा दोस्त और कंपेनियन बन गया तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जब ये बात वो इन्वेस्टर सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे अप्रिशिएट करने लगता है और कहता है तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर तुम्हारी कंपनी में दे रहा हूँ। अब वो सोच रही होती है सच में 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मैंने इस कंपनी के लिए सिक्योर कर लिया, मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर जो तियान था वो असल में उसके काम से बहुत ही खुश था, तो वो उसके लिए एक पूरी नई ऑफिस का ही इंतज़ाम करने का प्लान कर रहा था और ये बात मोमो को पता नहीं था। जैसे ही वो उसे उसकी नई ऑफिस को दिखाता है, मोमो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो जाता। मतलब पिछले 2 सालों से वो इंटर्न से इतनी मुश्किल से परमानेंट जॉब ले पाई थी और इधर 1 महीने भी अभी नहीं हुआ है और उसका डबल प्रमोशन हो गया। मोमो सोचती है या तो उसकी अच्छी किस्मत अभी चल रही है या तो फिर तियान सच में पगलाया हुआ है जो उसे इतना सब कुछ दे रहा है। यहाँ पर तियान उसे खुश देख करके खुश हो रहा था और सोच रहा होता है ये छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाली लड़की है। ऑफिस ख़त्म करने के बाद वो दोनों वापस से लिफ्ट में मिलते हैं। मोमो दोस्त से बात करते करते आ रही थी, गलती से लिफ्ट का बटन दबाते समय पहली बार की तरह तियान का फिंगर टच हो जाता है। तियान के दिमाग में तो चल रहा था कि मोमो वापस से वही कर रही है और मोमो को तो आइडिया ही नहीं था कि वो क्या सोच रहा है। लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तियान यहाँ पर मोमो को सेव कर रहा था क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं था। दोनों यहाँ पर क्लोज थे और पहली बार तियान यहाँ पर मोमो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उनका ये किस यहाँ पर हो नहीं पाता है। मोमो को नोटिस करता है तियान कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो मोमो को कहता है कि तुम छुट्टी ले लो आज का। इधर हम लोग मोमो की फ्रेंड क्यू को देखते हैं, उसकी कार गलती से हुओ की कार से टकरा जाती है। जब वो कार से निकल के आता है वो कतई बवाल वाला हैंडसम लग रहा था। वो तो उसे देखते रह जाती है। वो इतना हैंडसम था कि क्यों उसे अपनी कंपनी में जॉब करने का ऑफ़र दे डालती है। कहती है कि हमारी कंपनी नए मॉडल्स को लॉन्च करने का काम करती है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो एक मॉडल बनने के लिए, तुम एक काम करो, तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। वो वहाँ पर उसे अपना नंबर देते हुए कहता है ये जो कार का तुमने कबाड़ा किया है ना, पहले उसका कंपनसेशन दे देना, वैसे गलती दोनों की थी। और क्यों यहाँ पर चिढ़ जाती है कि ये बहुत ही बदमाश है। दूसरी तरफ मोमो को थोड़ा फेवर था, वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। मोमो कहती है अब ऑफिस नहीं गई हूँ तो मैं अपनी स्टोरी को आगे कंप्लीट करती हूँ। तियान के साथ बिताए वक्त को याद करके वो इमेजिन कर रही थी और यहाँ पर वो उन स्टोरीज़ को लिख रही थी। तभी सच में वहाँ पर तियान आ जाता है। मोमो को ख्याल करने के लिए वो अपने हाथों से खाना बना रहा था। मोमो सोफे पर सो रही होती है। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियान उसका बॉस यहाँ पर आ करके उसका केयर करेगा और उसके लिए खाना वाना बनाने वाला है। वो मोमो को फूड ऑफर करता है। मोमो सो रही थी और तियान वहीं रुक करके उसका केयर कर रहा था। वो तो उसे अपने होने वाली गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था और मोमो को समझ नहीं आता है कि तियान आखिरकार उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। लिटरली वो बंदा अगले 2 दिनों तक मोमो के घर पर रहता है जब तक कि उसका पूरा फीवर ठीक नहीं हो जाता।
क्यों मोमो से मिलने के लिए आ रही थी क्योंकि उसको फ़ीवर था, लेकिन वो मना कर देती है ये कहते हुए कि तियान उसके घर पर आया हुआ है। इधर क्यों गलती से हुओ से टकरा जाती है, उसके बाल उसके कोट में ऐसे फंस जाते हैं और यहाँ पर वो उन्हें निकालने का कोशिश कर रहा था। क्यों गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे बाल इतने ज़ोर से क्यों खींच दिए। वो उससे कहता है मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे बालों को टच करने का, तुम्हारे ही आखिर के बाल मेरे ड्रेस में फंसे हुए थे। इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत भी लड़ाई से ही होती है। उधर दूसरी तरफ जो तियान था बहुत ही सही तरीके से मोमो का ख्याल रख रहा था, मस्त खाना बनाए कर रहा था। मोमो के इमेजिनेशंस वापस से हायर लेवल पर जा रहे होते हैं और ये जो सब कुछ उसके लाइफ में हो रहा था उससे ये सारी चीज़ें लिखने में काफ़ी हेल्प मिल रही थी। तियान और मोमो साथ में लंच कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर गलती से तियान जो है मोमो की राइटिंग को वापस से पढ़ लेता है और वो उसी टाइप की स्टोरी जिस समय अपनी नॉवेल के लिए लिख रही थी। अब यहाँ पर मोमो को लगता है कि तियान को सच पता चल जाएगा कि वो मतलब उसकी कंपनी में काम करने के साथ साथ सोलो भी खुद कुछ काम करती है, लेकिन तियान को यहाँ पर ये लगता है कि असल में मोमो उन्हीं की कंपनी के लिए इन स्टोरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रही है। मोमो सोचती है चलो ठीक है, अगर ये ढक्कन को यही लग रहा है तो वो उसे ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेगी। मस्त वो पहले की तरह खाना वाना खा करके कब तियान को हक करके सो जाती है, उसे इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि तियान मोमो को उठा करके सोफे पर से ऊपर बेड पर लेकर के गया था जब वो सोफे पर ही सो रही थी। तो इस बार जब वो जगती है तो देखती है कि तियान उसके बगल में बैठा हुआ है और वो उसे ऐसे पकड़ करके सो रही है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड होने लगती है और तियान यहाँ पर उसका फीवर चेक करता है जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उस दिन वो दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह रहते हैं, साथ में ब्रश करना, फ्रेशन अप होना, खाना खाना एंड आफ्टर दैट कंपनी के लिए निकल जाना। कंपनी के बाहर मोमो जल्दी जल्दी अपना फेस छुपा करके निकल रही थी क्योंकि वो यहाँ पर नहीं चाहती थी कंपनी वाले उसे तियान की कार से निकलते हुए देखे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग फिर 75,000 सवाल करने लगते कि वो तियान की कंपनी कार से क्या कर रही है। इसी वजह से वो खुद को छुपा करके ही निकलती है। कंपनी पहुँचती है 2 दिनों के बाद और यहाँ पर फिर वो अपने काम में लग जाती है। उस नए प्रोजेक्ट पर वो काफ़ी मन लगा करके काम कर रही होती है और सबको उसके आइडियाज़ सच में काफ़ी पसंद आ रहे थे। एक्चुअल में मोमो और उसकी टीम बहुत ही मेहनत करके काम कर रही थी और फाइनली इनका ये जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। मोमो खुश होकर के सबके सामने ही तियान को हक कर लेती है। तियान बेचारा शॉक हो जाता है, उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर मोमो को जब ध्यान आता है कि भाई साहब, पहली बात कि वो तियान को हक कैसे कर सकती है और दूसरी बात कि वो भी सबके सामने, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हुए बहाना करके जल्दी जल्दी अपने कंपनी में चली जाती है। अब यहाँ पर आता है कहानी का वो इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल पार्ट जिससे ये कहानी असल में शुरू हुई थी। 28 डेज पूरे हो चुके थे। तियान मोमो को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। अब मोमो कहती है कि देखिए बॉस, भले ही मैं पहले आपको जो मेल भेजी थी उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी सीरियस थी, लेकिन 28 डेज बीतने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ काम करना इतना भी बुरा नहीं है, तो मैं ऑन सीरियस बेसिस इस जॉब को कंटिन्यू करने का कोशिश करती हूँ। तियान कहता है तो क्या आज से हम दोनों सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मोमो कहती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तियान उसे किस कर लेता है। मोमो कहती है ये क्या था। तियान कहता है तुम ही ने तो मुझे अपना वो लेटर भेजा था ना, जिसमें तुम मेरी बॉडी की इतनी बड़ाई कर रही थी, मेरे साथ किस तरीके से तुम फ्लर्ट करना चाह रही थी, ये सब कुछ लिखा हुआ था। मोमो बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कोई मेल नहीं भेजा। तियान मोमो को वो मेल दिखाता है जो कि उसने 29 डेज पहले उसे भेजा था। अब मोमो उसे देख करके चौंक जाती है और कहती है लो भाई साहब, मुझे तभी लग रहा था कि ये इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो यहाँ पर तियान को समझाती है, कहती है असल में थोड़ा सा कांड हो गया है और कांड ये हुआ है कि मैंने तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर दिया था और गलती से जो मैं स्टोरीज़ लिख रही हूँ वो स्टोरी तुम्हारे पास चली गई। मैं यहाँ पर तुम्हें समझाती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी सोच नहीं रखती हूँ। तियानो से कहता है तुम सच में ये जॉब छोड़ना चाह रही थी। वो कहती है हाँ। ये कह के मोमो वहाँ से बाहर के लिए निकलती है। अपनी दोस्त से बात कर रही थी, सारी बातें उसे बता ही रही थी कि तभी उसकी कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था।
तियान यहाँ पर आकर के मोमो को सेव कर लेता है। अब मोमो अभी यही सोच रही थी कि इन 28 दिनों में जो कुछ भी उसकी और तियान के बीच हुआ वो सच में काफ़ी रोमांटिक था। क्यों ना वो उसे डेट करके एक बार रिश्ते को ट्राई देती है। यहाँ पर तियान को वो कहती है कि क्यों ना यहाँ पर हम दोनों सच में एक दूसरे को डेट करके ट्राई करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। तियान खुश होकर के उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर मोमो को उसके फ़ोन पर हनी नाम से कॉल आने लगता है। अब तियान कहता है तुम्हारा हस्बैंड है, यानी तुम अपने हस्बैंड से बोर होकर के मेरे पास आई थी। मोमो से इससे पहले कुछ समझा पाए वो उसका फुल ऑन ड्रामा स्टार्ट हो जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर मोमो की फ्रेंड आती है और वो उसे हनी कह के बुलाती है। तब इस ढक्कन तियान को समझ में आता है कि मोमो की जो दोस्त क्यू है वो उसे हनी कह के पुकार रही है। अभी यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड थी ना वो मोमो को अपने साथ लेके जाना चाह रही थी, लेकिन तियान मोमो को अपने साथ रखना चाह रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों आज से डेट करना स्टार्ट किए थे। दैट्स वे वो बस एक पूरी कहानी में ऐसे चुटकी बजाता है और उसका सेक्रेटरी उसके लिए हाजिर हो जाता है, तो आज भी वो वही करता है। अब यहाँ पर क्यू को पता चल पाता है कि वो तियान का सेक्रेटरी है। वो अपने सेक्रेटरी को क्यू को बिजी रखने के लिए कहता है ताकि वो मोमो को डेट कर सके। यहाँ पर वो दोनों अगले टेबल पे डिनर कर रहे थे और ये दोनों अगले टेबल पे डिनर कर रहे होते हैं। इनका डिनर रोमांस कम और फन ज़्यादा था। वहीं दूसरी तरफ जो उसका फ्रेंड उसका सेक्रेटरी था वो बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन क्यों तो उसके पीछे पड़ी हुई थी उसकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए। अब अपने बॉस के कहने पर उसे ये करना भी पड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं करता तो फिर उसका बॉस उसे डांट लगाता ना। यहाँ पर वो वापस से क्यू की कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए यानी मॉडल बनने के लिए अग्री कर जाता है। इधर दूसरी तरफ ये लोग फुल ऑन अपना डेट एंजॉय कर रहे थे। वैसे सब कुछ तो इनकी लाइफ में काफ़ी हैपनिंग ही जाने वाला था आगे, लेकिन कुछ मुसीबतें होती हैं जो बिन बताए ही यहाँ आ जाती हैं। डेट वेट करके तियान मोमो को अपने साथ घर लेकर के जाता है। अब वो दोनों कंपनी में अपने रिलेशन को प्राइवेट ही रखने वाले थे, अभी किसी को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंगा ये स्टार्ट हो रहा था कि जब भी तियान और मोमो डेट करने के लिए जाते थे ना तब भी क्यों उनके बीच में आ जाती थी। तियान मोमो के साथ अकेले वक्त बिताने के लिए बिजनेस ट्रिप का बहाना बना करके उसे दूसरे सिटी लेकर के चले जाता है। वहाँ जा कर के मोमो को कहता है कि हम लोग यहाँ पर काम कम और मस्ती ज़्यादा करने वाले हैं, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर मोमो को अच्छा लगता है कि चलो वो कुछ तो सोच रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाता है जहाँ पर कि उसकी कज़न सिस्टर भी आई हुई थी। वो मोमो से हंस हंस के बात कर तियान से हंस हंस के बात कर रही थी तो मोमो को जेलस हो रहा था। तियान यहाँ पर उसे क्लियर करता है कि ये मेरी कज़न सिस्टर है। तभी उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर आ जाती है, उसे भी बिजनेस ट्रिप से ही निकलना था। अभी इनका किस्मत था कि मोमो और क्यू हमेशा ही मिल जाते थे। वो लिटरली एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह उसका ख्याल रखा करती थी और ये देख कर के तियान को जेलस हो रहा था। जो काम मुझे करना चाहिए मोमो के लिए वो बार बार क्यों कर रही है। वो वापस से हुओ को बुलाता है और हुओ क्यू को यहाँ से लेके जाता है। तभी अचानक से तियान को ये कॉल आता है और वो थोड़ा सैड होकर वहाँ से चले जाता है। उसका थोड़ा फैमिली मैटर था, वो मोमो को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था या ये कहे कि वो उसे सैड मोड में नहीं देखना चाहता था। मोमो कहती है कि रिलेशनशिप का सिर्फ ये मतलब नहीं होता ना कि तुम्हारे हैप्पीनेस में ही मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तियान का मूड ठीक करने के लिए वो उसे बाहर डेट पर लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो लोग फुल ऑन एंजॉय करते हैं और तब जाकर के यहाँ पर तियान का थोड़ा मूड ठीक हो पाता है। मोमो उसे समझाती है कि अगली बार से अगर तियान सैड हो या लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो तियान को उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे शेयर कर सकता है और जो कोई भी प्रॉब्लम होगा वो दोनों साथ मिल करके निपटा लेंगे। आफ्टर दैट वो लोग जिस विला में स्टे किए थे वहाँ जाते हैं। अब तियान भाई साहब को मस्त मोमो के साथ रोमांस करने का मन था। मोमो भी उसे नहीं रोक रही थी। बात अभी आगे बढ़ती ही है कि मोमो को कॉल आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तियान उसे कहता है हमारा क्या होगा। मोमो कहती है कि हम दोबारा वापस से रोमांस कर लेंगे लेकिन अभी मुझे जाना ज़रूरी है। यहाँ पर बेचारा तियान भाई साहब वेट ही करते रह जाता है।
दूसरे सीन में तियान के मॉम डैड अचानक से उस विला में आ जाते हैं जहाँ पर कि तियान और मोमो स्टे किए थे। उन दोनों को साथ में देख करके उसके मॉम डैड को जो सदमा लगता है कि बस पूछो ही मत। डैड तियान को लेकर के जाते हैं डांटने के लिए, समझाने के लिए, इधर उसकी मॉम मोमो को जज कर रही थी। शुरुआत में तो उनके बीच बात नहीं बनती है, लेकिन वो दोनों एक ही सेलिब्रिटी के पेज को फॉलो करते थे और उसी के फ़ैन थे। इसी वजह से उन दोनों के बीच जल्दी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर तियान के डैड को उसे मोमो को डेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो गुस्सा इस बात से थे कि उन्होंने ये बात उसे बताई कि उन्हें आज तक तियान कभी भी इन चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करता था और ना ही उसने कभी किसी को डेट किया था। लेकिन मोमो के साथ प्लस पॉइंट ये था कि तियान की माँ मोमो को अब बहुत ही पसंद करने लगी थी, तो मजबूरन उसके डैड को भी मोमो को एक चांस देना पड़ता है, मतलब कि वो तियान के साथ रिलेशनशिप में रह सकती थी। तियान और उसके डैड के बीच क्या बात हुआ ये तो मोमो को नहीं पता था, लेकिन तियान की माँ अपना पेट डॉग उन्हें दे करके उन दोनों को उसका ख्याल रखने के लिए बोल करके चली जाती है। तियान ने मोमो के लिए फ्लावर बुके वगैरह मंगवाया था और वो उसे गिफ्ट करता है। इस बार जब दोनों रोमांस करने के लिए जाते हैं तो उनका डॉग बीच में आ जाता है। फिर जब रोमांस करने के लिए जाते हैं तब मोमो की दोस्त का कॉल आ जाता है। अब कॉल उसने उसे बाहर घूमने के लिए बुलाया था। मोमो उसे मना नहीं कर पाती है और कहती है, डार्लिंग यहाँ पर अब हमें मस्ती थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारा नॉवेल है वो टॉप 3 में आ चुका है। मोमो की खुशी का ठिकाना नहीं था। फाइनली जो वो उस नोवेल को हिट करने के लिए इतने महीने से मेहनत कर रही थी, वो उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करने के लिए तियान को छोड़ छाड़ करके वहाँ से खिसक लेती है। तियान हो को कॉल करता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि उस बंदी को बिजी रखो, ये तो बार बार मेरे और मोमो के बीच में आ जा रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हो क्यों से मिलने के लिए जाता है। कहने को तो वो दोनों बॉस और एम्प्लॉय थे, लेकिन उनकी लव स्टोरी अलग ही तरह से चल रही थी, क्योंकि वो भी तियान के साथ जॉब करने की वजह से थोड़ा पावरफुल हो गया था और वो यहाँ पर क्यू का हेल्प कर रहा होता है उसकी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए, जिस वजह से क्यू वो उसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। और यहाँ पर मोमो अगले 3 दिनों के लिए घर नहीं आने वाली थी। वो अपनी फ्रेंड क्यू के ही साथ रहने वाली थी। तिहान सोच रहा होता है, यार ये बंदी घर क्यों नहीं आ रही है। उसे पता चलता है कि मोमो अपने फेवरेट जो वॉइस आर्टिस्ट है उससे मिलने के लिए गई है। वो उससे उस नॉवल का ऑडियो बुक बुलवाने वाली थी। वो उससे फर्स्ट टाइम मिली थी, खुश होकर उसे हक कर लेती है। ये चीज़ ध्यान देख लेता है, उसे जो जलन मच जाती है कि बस पूछो ही मत। लेकिन यहाँ पर बस वो फ़ैन और आइडल वाला हक था और कोई बात नहीं था। प्यार तो मोमो तियान से ही करती थी, लेकिन अब तियान अपनी जेलसी को भला कैसे कंट्रोल करे। मोमो यहाँ पर अपने नॉवल पर उस वॉइस आर्टिस्ट को काम करने के लिए बोल रही थी और तियान बाहर ही बैठ करके उन्हें काम करते हुए देख रहा था। उसकी फ्रेंड से कहती है कि भाई तू थोड़ा काम डाउन हो ले, मोमो का ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बेचारी इस काम को बहुत ही टाइम से करने का कोशिश कर रही है। धीरे धीरे उन दोनों का ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और जो वो वॉइस आर्टिस्ट था वो भी मोमो में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। ये चीज़ जैसे ही तियान को पता चलता है ना, अब वो अपने जेलसी को कंट्रोल नहीं रख पाता है और मोमो को वहाँ से ले करके जाता है और सीधे ही शादी के लिए प्रपोज कर डालता है। ये बात तो उसकी फ्रेंड क्यू को भी नहीं पता था। मोमो से शादी करने के लिए तो हाँ कह देती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि असल में तियान जेलस था कि मोमो उस वॉइस आर्टिस्ट के साथ है, इस वजह से उसने शादी के लिए उसे प्रपोज किया। तो उसे कहती है, अरे यार मैं उसकी फ़ैन हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से जाकर के रिलेशनशिप में आ जाऊँ। मैं जब तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर भला मैं क्यों धोखा दूँगी। और हर इंसान का अलग इम्पोर्टेंस होता है, वो कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तियान को समझ में आता है, लेकिन स्टिल वो मोमो से शादी करने का तो प्लान कर ही रहा था, तो वो अपने प्रपोज़ल को बैक तो करने नहीं वाला था। मोमो को उसने शादी के लिए कन्फेस किया था और मोमो ने उसे हाँ भी कह दिया था। उसकी फ्रेंड ये देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उस टाइम से और उसके हुओ के बीच प्यार मोहब्बत अलग ही बढ़ रहा था। वो भी आगे बढ़ के हुओ को किस कर लेती है और कहती है, शायद मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया था।
उस रात मोमो डिसाइड करती है कि जब वो तियान से शादी करने वाली है तो उसे अपनी लाइफ की असली सच्चाई उसे बता देनी चाहिए। वो तियान को बताती है कुछ टाइम पहले मैंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया था। वो अपने लाइफ का सबसे सैड नॉवेल उसे बताती है जो कि उसने सैड एंडिंग के साथ लिखा था। वो ठीक ठाक ही व्यू गया था। इसके बाद मोमो ने खुद की राइटिंग स्किल चेंज कर ली और वो इस टाइप के रोमांटिक नॉवेल्स लिखने लगी थी। यहाँ पे जो तियान था वो मोमो की सारी बातों को समझता है, उसके एम्बिशंस को आगे ये करता है और कहता है कि कोई ना, तुम चाहो तो अपना स्टूडियो ओपन कर सकती हो और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत ही खुश हो जाती है कि चलो कम से कम वो उसे सपोर्ट कर रहा है। उसने जिस इंसान पर ट्रस्ट किया था असल में उसने उस पर गलत ट्रस्ट नहीं किया था। यहाँ पर अगले दिन मोमो लिटरली अपना जॉब रिज़ाइन करती है। तियान की मदद से वो खुद का अपना स्टूडियो ओपन करती है और वो वहाँ पर काम करने वाली थी। सब कुछ सही हो जाता है और यहीं पर हमारी कहानी की एंडिंग कर दी जाती है। उसे यहाँ पर अपना प्यार मिल गया था और साथ ही में अपनी खुद की कंपनी भी जिसके लिए वो वर्क कर रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।